मतलब ये इस वक्त जो इमरान का खान पैमाना है ना, जो ये वैसे तो इमरान खान का ना, मुझे एक इमरान भाई और साबिर भाई का भी मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को नोट करते हैं और आगे दिखाते हैं, उन्होंने मुझे दिखाया इमरान भाई पता नहीं 35 से 40 इमरान खान की डायरेक्शन जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। नहीं हुआ जिसपे पार्टी ने अमल नहीं किया। अब अपने ना भाव में बह रहे हैं उसको सिद्दीक भाई ने चुप होना। 5 जजेस के पीछे खड़े हो जब जाओ। तक ये लम्हे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं है। तब तक ये इन चलेगा। 5 जजेस के पीछे जब खड़े तक हो है जाओ। जान। जज पाकिस्तान के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अभी तक लोग आ रहे हैं, आइन की बहाली के लिए खड़े हैं। लेकिन क्या आपको नजर आया है पीटीआई की मुखला? मेरे एक सवाल है जिसपे मैं रिजवान भाई अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमारी कुछ मदद करें। अगर आप मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन सिद्दीक भाई को अब कैसे रिजवान सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहे हैं, अब उधर उनका एक और आप लोगों की आपको लोग सुनते हैं, आपको बात करनी चाहिए, आपको एक पैगाम देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में वोट डालते हैं। सदीक जान साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक सदीक जान साहब। ये ट्रांसमिशन आपकी नहीं है, ये सदीक जान की ट्रांसमिशन है। तुम उस ग्रुप क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, आने वाली नस्लों को नुकसान करेंगे, इशारेबाजी कर रहे हैं। ये तुम लोगों की तो वैसे ही वकालत खत्म हो जानी है, तो इसलिए इस पे बात किया करें। और दूसरा, मैं पीटीआई के आजकल सारे लीडर से एक सवाल करता हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिलता कि ये पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की सपोर्ट के बगैर कोई भी बार का इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं उनसे सवाल ही करता होता हूँ कि मुझे बताएं कि जिनको आप बार के इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? वो वकील रहनुमा, वो जो वकील रहनुमा है, वो 26 यानी तमीम पे क्या कर रहे हैं? वो इमरान खान के केसेस पे क्या कर रहे हैं? वो पीटीआई के असीरान के लिए क्या कर रहे हैं? वो एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उमर सरफराज चीमा के लिए क्या कर रहे हैं? जो ये अभी कासिम खोखर, ये मुझे बताएं, कासिम खोखर वाला मामला को इतना सादा था जिसको पीटीआई ने जाने दिया कि 600 दिन हो गए थे उसको जेल के अंदर, और आलिया नीलम उसका केस नहीं लगा रही थी और उसकी जेल में डेथ हो गई है। जितने पीटीआई के कारकुन जेलों के अंदर उनकी जाने गई हैं, ये जेलों से आके उनकी जाने गई है, कोई पीटीआई ने इसके ऊपर कहा है कि कमीशन बनाया जाए, कोई इन्होंने दबाव बढ़ाया है? मसला ये है, इस वक्त लोग इस निजाम को नहीं तस्लीम कर रहे, लोग इस निजाम से सुलह नहीं कर रहे। पाकिस्तान में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं, पिछले 3 साल में पाकिस्तान बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो बड़े बड़े चोर चक्के होते थे, जो बड़े बड़े हरामखोर होते थे, लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे यार है 2 नंबर बंदा, लेकिन इसे तल्लुक बना के रखो, कोई काम निकलवाएंगे। लेकिन तब्दीली क्या आ गई है? इमरान खान ने तब्दीली क्या लाया है? इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम पे एहसान क्या किया है? एहसान इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम पे ये किया है कि आज जो 2 नंबर लोग हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं, लोग उनसे हाथ नहीं मिलाते, लोग उनका सोशल बाइकआउट करते हैं। लिहाजा पीटीआई की लीडरशिप के पास टाइम कम है। कल मेरे मुझे कॉल आई, खान साहब के नाम पे एक शख्सियत है, वो बड़े लोगों को लेके जाते हैं हर जगह जलसे में। मुझे उन्होंने कहा कि मुझे दोस्तों ने कहा कि यार ये पीटीआई के लीडर्स भड़के मारते हैं, तो हम इनकी भड़के सुनने चाहिए, तो छोड़ो यार इनकी भड़के ऑनलाइन सुन लेंगे, लाइबल तो देते नहीं है। फिर आप एक चीज और देखें, 26 अगस्त को इमरान खान साहब ने कहा कि जो जलसा है ना सितंबर में करो, और उसकी ना बार बार कहो लोगों को कि इमरान खान ने तुम्हें बुलाया है, इमरान खान ने तुम्हें बुलाया है, इमरान खान ने कहा है। आपने कोई मोमेंटम देखा है? आज के जलसे का मोमेंटम, आज के जलसे का मोमेंटम बनना कब शुरू है? जब कल रात को इमरान खान की तीनों बहनें जलसा गाह में आई हैं। उससे पहले तो मोमेंटम ही नहीं बना सकी पीटीआई, और शायद मकसद भी यही था। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो भी जलसा गाह से खुद होकर नहीं गया, वो नहीं आपको बता सकता कि इस वक्त लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। हम बहुत सी चीजें आपको नहीं बता सकते कि इस वक्त लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। हम लोगों के जज्बात आपको नहीं बता सकते कि जज्बात क्या है, क्योंकि हम लोगों से मिले हैं, हमारे सामने लोग जो बात कर रहे हैं। आपको बताऊं, एक्सप्रेशन में देखना चाहती हूं, लेकिन पाकिस्तान में कायद आज़म के हिस्से में होगी, उसके बाद तो हमें नहीं पता कि किसी के हिस्से में ये मोहब्बत आई हो कि बुजुर्ग हमें मिलते हैं, इमरान खान का जिक्र करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो हमारी खातिर वहां जेल में बैठा है, हम तो तैयार है निकल के उसको निकलवाने के लिए, लेकिन ये पीटीआई के लीडर्स जो है ना वो सिंसियर नहीं। चले, शुक्रिया। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आपने जितना हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, हम आपको बहुत देर से बीच में रोक रहे थे, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे थे। ले जी, अपनी सुना के चले गए। अब हमें सिद्दीक भाई ने जब तक मोर्चा फतह नहीं हो गया तब तक सिद्दीक भाई ने आज हमारे साथ पता क्या किया? सदीक जान ने आज हमारे साथ जो कौमी असेंबली में
और पार्लियामेंट में जो अपोजिशन हुकूमत के साथ करती है ना, वो किया है कि अपनी सारी बातें करके मुझे और बजट सेशन याद आ गया। वाकआउट अब करके जब निकल गए। करके खुद ही चले बजट गए। तकरीर हो रही होती है, जो मर्जी कर लो, स्पीकर बोलता रहे, कोई चक्कर ही नहीं। वो अब बजट तकरीर मुझे वाकआउट लग किया रहा है जैसे। और निकल गए। उन्होंने कहा जी लो जी जो मर्जी कर लें, मैं अब जा रहा हूँ, मैंने जो कहना था कह दिया। नहीं, वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने नोट्स बनाते हैं ना, फिर आप जो मर्जी सवाल करते रहे उनसे, उन्होंने कहनी वही बात होती है जो सोच के आए हुए होते हैं, तो मेरा ख्याल उन्होंने है इसलिए अरे कुछ ये इसमें रिपीट में अगर मैं वो नोट कर देखेंगे रहा था, ना मैं तो क्योंकि फिर वो सोशल काफी मीडिया देख रहा हूँ हंसेंगे तब कि से। ये कुछ चीजें हमें आपस में डिस्कस करनी चाहिए। और अमीर अच्छा, अब्बास एक और साहब हमें बात ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, इसार राणा साहब ज्वाइन करेंगे, अमीर अब्बास जी। साहब ज्वाइन करेंगे, कुछ और दोस्त भी आएंगे। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था उनके पास कोई सरप्राइज है। देखिए, ये जो आपकी सस्ती सियासी हरकतें होती है ना, आपने लोगों को एक दफा नहीं बुलाना होता, इन लोगों के साथ आपने हमेशा रहना होता है। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, आपको लोगों से सच बोलना पड़ेगा। कल आपने कहा जी कि आप कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और आपके पास कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो फिलहाल गंडापुर साहब की तकरीर में ऐसा कुछ नहीं था। अब जब नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे जी मेरे पास एक और सरप्राइज है, तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता यकीन करना कम कर देते हैं। जैसा कि इमरान खान साहब को गंडापुर को हटाना पड़ा सूबाई सदर के ओहदे से, उसका रीजन ये था कि उन्होंने महसूस किया होगा जेल में कि अब गंडापुर की वो अवामी वक़्त नहीं है जो पहले थी, या पब्लिक का जो ट्रस्ट लेवल है वो थोड़ा सा उसमें डेफिसिट है। तो ये कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो हमने सुना नहीं। तकारीर हम सुन रहे हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया अभी थोड़ी देर पहले ये गुलजफर खान साहब ने ये ट्वीट करके बताया कि उनके एरिया में एक और बाजोड़ में ड्रोन अटैक हुआ जिसमें 4 मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं और कुछ बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ये एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो अभी रिपोर्ट हुआ है। और देखिए, 2-4 चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर का टूर है ना अमेरिका का, इन्होंने 29 तारीख को अब कौमी असम्बली का इजलास सदर ने बुला लिया। ये हुकूमत अब सेलिब्रेशंस में जाने लगी है कि जी हमने चाइना भी फतह कर लिया, हमने अमेरिका भी फतह कर लिया, मिडल ईस्ट भी फतह हो गया, खाना काबा और मदीना की सिक्योरिटी भी हमारे पास आ गई। तो अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक नंबर 1 मुल्क बन चुका है। हालांकि उसी पाकिस्तान में आज लोग सैलाब में डूबे हुए, बचाने वाला कोई नहीं है। उसी पाकिस्तान में आज आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो हमने अपने लोकल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनमें भी हम 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इंटरनेशनली हम 45% के आसपास हैं। तो हमने मईशत का तबाह बर्बादी करने के बाद जब कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा, उस वक्त हम आके यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करेंगे एक मरतबा फिर कि बड़ी सरमायाकारी आने वाली है और बहुत बड़ी कामयाबियां हमने हासिल कर ली हैं। देखिए, अमेरिका किसी को बिला वजह इज्जत नहीं देता। हमने देखा जब जब डिक्टेटर्स को अमेरिका ने इज्जत दी, उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसकी कीमत दहाइयों तक चुकाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा ऐसा कुछ ना हो। ये उम्मीद ही आप कर सकते हैं ना, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड आपको ये बताता नहीं है। अब इन सारी चीजों के पीछे जो जिसको कहते हैं ना फसाद की जो जड़ है, जो मसला है, वो ये है कि मौजूदा निजाम और इमरान खान के बीच में एक बढ़ती हुई रिफ्ट, एक ऐसी लड़ाई जो किसी इख्तिताम पे नहीं पहुंच रही। हर चीज के पीछे जो आप बुनियादी वजह निकालेंगे वो यही है, वरना इतने बड़े बड़े कंप्रोमाइजेस कभी भी हुकूमत को करने ना पड़ते। अब कभी अब्राहम अकॉर्ड की बात आती है, कभी कोई और चीज आ जाती है। क्या हमारी किराए की फौज है जिसको अब मुख्तलिफ जगहों में तैनात किया जाएगा, वो भी अब खबरें आती हैं कि बजट पाकिस्तानी देंगे, पैसा पाकिस्तानियों की जेब से जाएगा और फौज जो है वो डिफरेंट एरियाज में जाके तैनात हो जाएगी। एक चीज और है कि मक्का और मदीना की हिफाजत ये तो दुनिया का हर मुसलमान करना चाहेगा। दुनिया के तमाम मुसलमान मुल्कों से अगर सऊदी अरब अपील कर दे तो सारे ममालिक अपने 5-5 हजार फौजी भेज देंगे। वहां पे कम से कम कोई 1.5 लाख फौजी इकट्ठा हो जाएगा और वो सारे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग दरखास्तें दे देंगे इसके लिए। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला वही है अडियाला जेल और जीएचक्यू के बीच में जो एक रिफ्ट है और एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई देखिए 2 लोगों की है, आसिम मुनीर की और इमरान खान की, बाकी तो कोई बेचते ही नहीं है। आसिम अली जरदारी आप लोगों को लगता है कि इस वक्त इमरान खान से लड़ पाएंगे पॉलिटिकली? क्या नवाज शरीफ इस काबिल है? उनके अपने भाई ने उनका यूएन में नाम नहीं लिया,
और फील्ड मार्शल का नाम लिया, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि दो ही पिलर है आमने सामने, एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एक इमरान खान। इनके बीच में इस वक्त झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा पाकिस्तान को लगातार महंगा पड़ता चला जा रहा है, लगातार महंगा पड़ता चला जा रहा है। स्ट्रेटेजी की सब बात कर रहे हैं, लाहेमल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सवाल अपनी जगह है ना खालिद जमील साहब की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जाहिर है लीडर्स तो यही आके कह सकते हैं कि जी एहतजाज करेंगे ये वो। अब आगे अगर रियासत की तरफ से इस कदर ताकत का मुजाहरा हो के गोलियां तक चल जाएं, तो फिर लीडर्स ये भी तो नहीं कर सकते कि बार बार लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर उनको इस तरह से बाहर लाकर एक्सपोज करे दूसरों की ताकत के सामने। तो स्ट्रेटजी आखिर वो कहाँ से लेके आए? और मामला वही है कि बातचीत, प्रेशर बढ़ाने का मकसद तो ये है कि दोनों की टॉक्स हो, कहीं बात खत्म हो। वो इमरान खान साहब उस तरफ आते नहीं, तो फिर क्या इस पे हम लीडरशिप पे भले तनकीद करते हैं अपनी जगह, लेकिन सवाल वही है कि लीडरशिप के पास भी क्या ऑप्शंस हैं? देखें, ऑप्शन तो बेशुमार अभी भी मौजूद है। एक ऑप्शन तो आपको तहफ़्फ़ुज़ तरीके आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी टेबल के ऊपर मौजूद है कि आप बैक वक्त GDA आपकी इत्तेहादी है सिंध के अंदर, ठीक हो गया। आप की तमाम ये जो बलूचिस्तान की पार्टियां वो भी आपकी इत्तेहादी हैं। फिर आपकी पार्टी जो है कि वो राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी जो है वो भी आपकी इत्तेहादी है। KP में आपकी अपनी हुकूमत है। अगर आप बलूचिस्तान, सिंध और KP के अंदर आप शेड्यूल ऐसा बना लेते हैं कि आप तमाम कौमी शहराओं पे एहतजाज करते हैं, बंद करते हैं उनको, नंबर 1। नंबर 2, आप पंजाब के अंदर चलें, आप समझते हैं कि वहां पे अपनी जो रियासत का या हुकूमत का जबर अपने उरूज पर है, वहां पे आप शायद नहीं ऐसा कर सकते जो मुश्किलात आप तस्करा कर रही हैं, तो पंजाब में आपको वैसी होंगी। वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं ये जो वुकला का जो आपका विंग है कि आप देख लें कि जितनी बार एसोसिएशन है सब के सब जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर वोट ले रहे हैं, बन रहे हैं, जीत रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर लोग, इस्लामाबाद की मिसाल है हमारे सामने, के इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद नुक्ते नजर अपना बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी पंजाब के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट बार या हाई कोर्ट बार है, वहां पे PTI का असर रसूख और इनके जो लीगल विंग है उसका असर रसूख मौजूद है और उनके ओहदेदार मौजूद है। तो वो जो है कि अपने उस सतह के ऊपर अपनी फोरम के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अब इंसाफ जो इनका स्टूडेंट विंग है, अब इसमें आप ये देखें कि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी ज्यादा, आप जितने भी नौजवानों में चले जाएं आपको वहां से फीडबैक मिल जाएगा कि क्या सूरत हाल नहीं है। अगर ये करना चाहें तो आप 3 सूबों के अंदर मोमेंटम बनाते हैं, एक सूबे के अंदर आप अपने मुख्तलिफ फोरम्स को यूज करते हैं और आप मजबूर कर देते हैं हुकूमत को कि इस वक्त उनको कि किसी तौर के ऊपर वो आपके सामने बैठ जाएं कि अच्छा ठीक है जी, हम आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं और कुछ करने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप 3 बहनें जो हैं कि वो सिर्फ एक आधा घंटा या 15 मिनट जाके हाई कोर्ट में बैठती हैं तो उनको डेट मिल जाती है, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपके 3 सूबों के अंदर लोग सड़क पे आके बैठ जाएं, आए रोज आए 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे चले जाएं, फिर आए 2-4 घंटे बैठे चले जाएं, आप कैसे मजबूर नहीं कर सकते हुकूमत को? अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं गोली चल जाएगी, बंदे मार देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर तो आप घर पे बैठे रहेंगे। ठीक है, आप सोशल मीडिया के ऊपर तहरीकें चलाते रहें, जलसे जुलूस के नारे लगाते रहें और वो फिर 2 साल से 3 साल से जो कुछ चल रहा है वही चलता रहेगा, आगे तो कुछ होगा नहीं। दुनिया भी आपके साथ उस वक्त खड़ी होती है जब उन्हें ऑन ग्राउंड कुछ नजर आता है। अगर आप देखें आज जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और उसके ऊपर अगर दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो उस वक्त दुनिया के हालात और दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन देखे क्या थी। वो सिचुएशन नहीं है। बेशक हमारी हुकूमत ने वो तमाम कार्ड इस्तेमाल किए हैं जो स्ट्रेटेजिक कार्ड हम कहते हैं, जिसको रियासती कार्ड कहते हैं, वो इस्तेमाल करके वो फोटो सेशंस लेने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी भी उनको वो जो पॉलिटिकल सपोर्ट होती है वो शायद अभी भी उनके पास उतनी नहीं है। आज भी दुनिया के तमाम बड़े ऐवानों के अंदर अगर आप देखें, कहीं वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की सूरत में, कहीं वो पाकिस्तान फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एक्ट की सूरत के अंदर आज भी कहीं ना कहीं कानून, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है कि मौजूद है जो हमारे ऊपर इस वक्त दबाव है इस हुकूमत के ऊपर कि आप सियासी आजादियां करें, आप जो है कि इंसानी हकूक पर अमल ना करें, आप सियासी कैदियों को रिहा करें। ये जो दबाव है वो इसीलिए है कि पाकिस्तान की अवाम अभी तक जो पिछले 2 साल से 3 साल से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है, बार बार जबर किया जा रहा है,
जुल्म किया जा रहा है, फुस्तायत भरे इकदाम किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाए, लोग जो है कि उस नजरिए से पीछे हट जाए, लोग इमरान खान की मदद या सपोर्ट से पीछे हट जाए। लेकिन जितना ये दबाते हैं, जितना ये जुल्म करते हैं, लोगों की उतनी बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है। ये इस निजाम की सबसे बड़ी नाकामी है। खालिद भाई, साबिर भाई जो अभी पॉइंट बात कर रहे हैं खालिद जमील भाई के, जितना जुल्म मुजबर हुआ है, डरने और खौफ ज़्यादा होने के बजाय लोग ज्यादा जुड़ गए हैं, बल्कि खौफ खत्म हो रहा है। जब बार बार जुल्म करते हैं ना, तो वो फिर जब एक चीज हो जाती है तो फिर उसका खौफ भी खत्म हो जाता है। आज का जलसा इसी बात की तरफ इशारा है कि आज जो क्राउड आया हुआ है कि ये तो वहीं पे लोग खड़े हैं जहाँ पे खड़े थे, भले आपने समीना देखें, लोग वहीं खड़े हैं, लोगों की सोच तब्दील नहीं हो रही, बल्कि जितना ज्यादा जुल्म करेंगे ये उतना ही ज्यादा लोग इस तहरीक के साथ जुड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई के पास स्ट्रेटजी नहीं है, और स्ट्रेटजी इसलिए नहीं है कि शायद मंझे हुए बैट्समैन उस तरह से नहीं है, या फिर ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इन्होंने स्टडी नहीं किया हो, और जिसने किया है वो जेल में है। जिन्होंने अगर हालांकि बहुत अच्छे इनके पास मौजूद है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। 77 की तहरीक चल रही थी, तो ये बचपन की बात है। बहावल नगर में तो कौमी तहरीक जो है, कौमी इत्तेहाद, वो हर रोज रोजाना 50, 100, 150 जितने भी लोग थे, वो हर रोज शाम को 4 बजे 5 बजे उन्होंने जुलूस निकालना होता था हर शहर से, और हर शहर से वो गुजरते थे। वो 5 होते थे, 10 होते थे, 100 होते थे, 200 होते थे, तादाद मैटर नहीं करती थी। और पुरअमन तौर पर वो एक बाजार से शुरू होते थे, दूसरे एंड पे जाके वो ख़त्म कर देते थे, और ये तहरीक चल रही थी। और भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाया था मार्च में, और उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी के चक्कर में उन्होंने धांधली की थी, तो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया उस वक्त की अपोजिशन ने। मार्च से ये तहरीक चली और जुलाई तक चलती रही, और ये चीज़ जो है ये रेगुलरली। उसके बाद मैं जो बात कर रहा हूँ, बहावल नगर छोटा सा शहर है हमारा, वहाँ पे जुलूस निकल रहा था, तो जुमे के रोज पुलिस ने फायरिंग कर दी। हमारी गली के ही एक FA के तालिब इल्म थे सलमान, वो शहीद हो गए। उसके बाद फिर सूरत हाल काबू में नहीं रही। छोटा सा शहर बहावल नगर, 3 दिन कर्फ्यू लगा वहां पे, 3 दिन, क्योंकि अगले दिन लोग मजीद बाहर आए। उसके बाद मजीद बाहर, और पुरअमन, किसी ने कोई ना डंडा ना कुछ, लेकिन पूरा शहर चौक हो गया। ताजर मिल गए, तलबा मिल गए, सब मिल गए। तो इस तरीके से वो तहरीक आगे बढ़ी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि खुद कौमी इत्तेहाद ने खुद उन्होंने आगे बढ़कर जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। ये तो गिरफ्तारियों से डराते हैं ना, जाहिर है डिक्टेटर्स जो है वो डराते हैं, गवर्नमेंट डराती है गिरफ्तारी। उन्होंने खुद जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। हर रोज वो एक मस्जिद के सामने जमा होते थे और ऐलान किया जाता था कि आज फलां मस्जिद के सामने गिरफ्तारियां देंगे। अजानें देते थे और गिरफ्तारियों के लिए पेश कर देते थे, और लोग इतने, जेलों में गुंजाइश नहीं रही थी, लोग जेल पुलिस छोड़ देती थी, वो कहते नहीं हमें गिरफ्तार करें। तो ये जो सिचुएशन है ये है पुरअमन जिद्दोजहद के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन ये उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे या इनको शायद ख्याल नहीं है। तो ये जो लोग हैं वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं और मुसलसल करते हैं। एक तो एलिमेंट और रह गए थे, इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ हैं हमारी? वो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त फंड्स भी ले रही हैं और वो खामोश हैं, उनको भी आना चाहिए। क्या उनको ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रही हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? क्या मीडिया को कदगन लगाई जा रही है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? क्या सियासी आज़ादियाँ कुचली जा रही हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? उनको आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो ये सारे के सारे इस वक्त तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये जमा नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो फिर जाके इस वक्त डिक्टेटर नहीं है बल्कि डिक्टेटर प्लस जो है वो सिस्टम चल रहा है। और एक तवील दौरानिए के लिए क्या लगता है
ये जो आपने बात की ना इंसानी हकूक की तंजीमों की, दीगर सिविल सोसाइटी की, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक भी माशरे में जो भी इस तरह के एलिमेंट्स है ना, वो इस पूरे प्रॉब्लम्स को और इस पूरी जद्दोजहद को जोड़ देते हैं सिर्फ एक जमात के साथ, एक लीडर के साथ, और वो ये कहते हैं कि जी ये तो वो सिस्टम है जो हम हमेशा देखते आए हैं, पहले पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, फिर PMLN के साथ हुआ, PTI की बारी आ गई, तो वो इसको ओन ही नहीं करते कि ये स्ट्रगल जो है वो उनकी स्ट्रगल है। वो ऐसे समझते हैं कि जी ये एक PTI की पार्टी की लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा वो जाने और वो जाने, बाद में इनकी आपस में सेटलमेंट्स हो जाती हैं, और ये इसी तरह का सिस्टम है पाकिस्तान। लेकिन बात ये है बात ये है कि अगर ये PTI की लड़ाई होती ना और एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती तो फिर अदलिया को डिमोलिश करने की जरूरत पेश ना आती, ठीक है ना। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हो गया, वो तो हमने चले मान लिया कि वो PTI और जनरल साहब ने कहा कि नहीं, मुझे आज इमरान खान और PTI की शक्ल भी नहीं देखनी, ये नतीजे तब्दील करें, फॉर्म 47 करें, जो भी करें, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। उनको लाके बिठा दिया। अब जब उनको लाके बिठा दिया तो उसके बाद जो आइन तोड़ना शुरू किया, आइन के अंदर सिस्टम, आइन के अंदर के सिस्टम है वो तोड़ना शुरू कर दिया, हमारे इदारों को तोड़ना शुरू कर दिया, डिमोलिश करना शुरू कर दिया। वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। 1973 का दस्तूर हमारा मुत्तफिका दस्तूर है। पाकिस्तान टूटने के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया और उसके बाद जो बची खुची कौम थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने एक दस्तूर बनाया। इस दस्तूर के साथ, इस दस्तूर की जो फाउंडेशंस हैं, बुनियादें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको जनरल ज़ियाउल हक ने भी नहीं खत्म किया। उसने 11 साल मार्शल लॉ रखा, लेकिन आइन को, दस्तूर को उसने मुअत्तल जरूर रखा, लेकिन ये हरकतें उसने नहीं की। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये हरकतें नहीं की। और आखिर में जो 3 नवंबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, वो भी जब जजों को गिरफ्तार किया तो उसके बाद रद्द-ए-अमल कितना आया। उसने भी जुडिशरी पे हमला किया, लेकिन इमरजेंसी लगा के। आइन के अंदर वो भी कुछ नहीं कर सका था। अब जो हो रहा है, अब तो आप आइन के अंदर जाके उसके आर्टिकल्स, उसके इदारों को डिसमेंटल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की सलामती को हिला रहे हैं, उसकी बुनियादों को, उसकी चूलों को हिला रहे हैं, उसको इस हद तक खत्म कर रहे हैं। ये गैर मामूली काम हो रहा है, गैर मामूली काम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जुडिशरी पे इतना बड़ा हमला हो चुका है। हमारी बार एसोसिएशंस, वकला, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, इसलिए कि बार्स को ग्रांट्स की सूरत में, प्लॉट्स की सूरत में, हाउसिंग सोसाइटीज की सूरत में ब्राइब किया जा रहा है और उनको खाली सीटों पे जो है वो जज दिए जा रहे हैं कि आप अपने अपने चैम्बर के नॉमिनेशन लगाएं और वो जाके अपॉइंट करें। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने पिछले दिनों बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सियासतदानों के घरों में आला अदलिया के लिए जजों की रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज उनके घरों में हो रहे हैं। तो ये अगेन वही बात है कि आप एक, क्या ये फिर मसला PTI का रह गया सिर्फ? ठीक बात। ये तो आपका बुनियादी आईनी ढांचा तब्दील हो गया, आपकी अदलिया पे, आपकी जमहूरियत पे, आपकी मीडिया की आजादी पे, हर चीज पे वार हो गया। तो ये बात सिर्फ PTI तक तो महदूद नहीं रही। लेकिन यही इशू है कि ये PTI का इशू नहीं है, ये इस वक्त उससे बड़ी स्ट्रगल की जरूरत है। और ये हर पाकिस्तान की जो कौमी यकजहती है, जिन बुनियादों पे पाकिस्तान के 4 सूबे, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुख्तलिफ कौमियतें जुड़ी हुई हैं, उस बुनियाद को ये तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं है, इसलिए ये वक्ती फायदे के लिए असल में ब्राइब इतना कर दिया गया समीना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोगों को ये इस वक्त हम 3 चेहरे नजर आ रहे हैं। इमरान भाई नमाज पढ़ने गए हैं, उससे पहले सदीक जान, उससे आप नाम गिनते जाएं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, समी इब्राहिम साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और उससे पीछे चले जाएं आप शाहिद असलम। मैंने लिस्ट बनाई थी, कोई 35 के करीब उस वक्त थी लिस्ट में नाम, जब मैंने और या मकबूल जान,
आप नाम गिनते जाएं। तो इन सब पे हम पे क्या हमला हुआ है? सबसे पहले हमारा रिस्क छीन लिया जाए, ठीक है। हमें मुआशी तौर पर इनको कत्ल करें, मुआशी तौर पे, ठीक है। ये इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा बहुत हिम्मत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, बाकी सारे लोग जिंदा है ना यार, कोई मर तो नहीं गया, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है। तो वही बात अगेन वापस आऊंगा मैं, हमारे जो दोस्त माशाल्लाह से खुशहाल हैं और फिट हैं, नौकरियां चल रही हैं, तनख्वाहें चल रही हैं, गाड़ियां उनके पास मौजूद हैं, सब कुछ है, क्या वो रोजाना, जैसे खालिद ने कहा कि क्या वो एक पट्टी नहीं बांध सकते? भाई मुशर्रफ साहब ने जब ये हरकत की थी तो हमने क्या किया था, हम प्रेस क्लब जाके बैठ के वहां से प्रोग्राम्स करते थे, वहां से प्रोग्राम रिकॉर्ड करके भेज देते थे। टीवी पे कुछ नजर नहीं आता था, आपके सोशल मीडिया पे तो, डिजिटल मीडिया पे तो नजर आती थी सारी चीजें। पाकिस्तान से बाहर तो चीजें नजर आ रही थी, दुनिया तो देख रही थी। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जब आप मीडिया मालिकान हों, बार एसोसिएशंस हों, हमारी सहाफ़ती तंजीमें हों, हमारे दीगर प्रेशर ग्रुप्स हों, वो सब के सब जब इस हद तक जो है, आप जजेस, अदली जुडिशरी जो है, उनकी ताकत क्या होती है? जज के पास तो कुछ नहीं होता। जज तो बैठा है कोर्ट रूम में, खालियत कम, उसने फैसला देना है। उसकी ताकत होती है बार्स, बेंच और बार्स होती हैं। बार्स ही आपकी निकल गई और बार्स के ओहदेदार। और सबसे अफसोसनाक बात है कि आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान साहब का मुकाबला होता था कि एक हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप है, एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। आसमा जहांगीर ग्रुप और आसमा जहांगीर की तो रूह ही तड़पती होगी अब मेरे हिसाब से। खुद आसमा जहांगीर साहिबा सारी उम्र जो है वो ये कहती रही कि हामिद खान जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये राइट वो हैं, राइटिस्ट हैं। आसमा जहांगीर साहब की आंखें बंद हुई। वो सारे का सारा ग्रुप जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है? वो सारे का सारा ग्रुप इस वक्त इस फिस्ताई निज़ाम को, इस आइन शिकनी को, इस अदलिया के कत्ल में, मीडिया के कत्ल में, वो उसके साथ जाके मिलके खड़ा हो गया और उसका पार्ट एंड पार्सल बन गया। तो यहाँ तक ये चीजें हो चुकी हैं। तो सवाल वही है कि अवाम बिल्कुल है, और ये नतीजा तब्दील नहीं होना। ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल लगाए थे पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, 11 साल। लेकिन जब समीना इलेक्शन हुआ 88 में जब इलेक्शन हुआ, रिजल्ट वही आया जो 77 में था, सिंपल मेजॉरिटी वाला, 1977 का। और साबर इसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनने के बावजूद रिजल्ट नहीं चेंज कर सके थे। वो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो है वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में कन्वर्ट हुआ। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो 77 में था वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में कन्वर्ट हुआ। उसमें माल दौलत मजीद जमा की गई। 11 साल बाद आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, 1970 का भुट्टो का वोट देख लें और 1988 का वोट देख लें। ये वोट बैंक तब्दील नहीं होता, बैंक लूटा जा सकता है, जो रुपया पैसा बैंक लूटा जा सकता है, लेकिन वोट बैंक तब्दील नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। इसलिए ये जो लोग इस वक्त लीडर अपनी नजरिए पे खड़ा रहे तो लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। असल बात ये, नवाज शरीफ साहब का तो वोट बैंक तब्दील हो गया है क्योंकि उन्होंने अपना नजरिया छोड़ दिया। अब जो वो नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो का, उस वक्त जाहिर है हम भी देखते थे जिमनी इलेक्शन पीएमएलएन जीत रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब पीएमएलएन को शिकस्त का सामना करना पड़ा 2024 के इलेक्शन में, तो वो तो वही बात हो गई ना कि पार्टियां या लीडर्स अपनी गलतियों से लोगों से दूर हो जाएं और अपना वोट बैंक खो दें, वो अलग बात है, नेचुरल। लेकिन अगर आप उन्हें जोर और जबर के साथ दबाने की कोशिश करें तो लोग और ज्यादा जुड़ते हैं। नोटिफिकेशन से आप एक सियासी जमात बना सकते हैं, नोटिफिकेशन से आप वोट बैंक नहीं बना सकते, नोटिफिकेशन से आप वोट बैंक खत्म नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन से आप जाली फॉर्म 47 इशू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन से वोट बैंक खत्म नहीं होता। वोट बैंक उसी वक्त खत्म होगा जब उसके अपने लक्षण और करतूत अवाम के सामने आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी कमजोर हुई जरदारी साहब के आने के बाद।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तक रहीं, जमहूरियत पे कायम रहीं, उनका वोट बैंक बरकरार रहा। जरदारी साहब को इक़्तिदार तो मिल गया, उन्होंने इक़्तिदार तो ले लिया, ईवान सदर भी ले लिया, गवर्नमेंट भी ले ली, लेकिन उनकी जो हरकतें थीं उन हरकतों के बाद पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से फारिग, पंजाब से फारिग, बलूचिस्तान से फारिग और एक सूबे के अंदरूने सिंध की जमात बनकर रह गई है। और यही बाकाम इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हाल है। वो जीटी रोड की भी जमात अब नहीं रही, जीटी रोड की भी जमात वो नहीं रही, अपने हरकतों की वजह से और अपने नैरेटिव और अपने फैसलों की वजह से। ठीक, इसलिए अच्छा, एक इसमें अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। ये तारीखी हवाले बिल्कुल हमें रहनुमाई तो देते हैं कि चीजें किस तरफ जा सकती हैं, लेकिन खालिद भाई अब सवाल ये है कि अब ये मुल्क अलग एक क्राइसिस में है। ये लोग जो हुकूमत कर रहे हैं ये भी हुकूमत कर नहीं रहे, बस मैनेज कर रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं और एंजॉय तो नहीं कर सकते पावर को जब तक के लोग आपके साथ नहीं है। तो ये भी बस सेटलमेंट कर रहे होते हैं, कभी इधर दबाओ, कभी उसको दबाओ, कभी उसको खुश करो, कभी उसके साथ बात तय करो, ये चल रहा होता है। अब मसला ये अल्टीमेट सोल्यूशन क्या? अब इन्होंने जितनी पावर हासिल करनी थी कर ली, आगे भी जो जुडिशरी इन्होंने दबा ली, मीडिया दबा लिया, बाहर से भी अप्रिसिएशन मिल गई, ठीक हो गया। तो अब आगे इन्हें कितनी और पावर चाहिए? अब ये क्या इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? क्या मजीद अभी ये चलेगा इसी? देखिए, जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर लें, इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो कामयाबी पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान जो रियासत का बुनियादी अंसर होता है ना, जो रियासत बजाते खुद होती है वो अवाम होते हैं, बाकी सब इसके कंपोनेंट हैं। इस वक्त जो अवाम है, अवाम जैसे एक बुनियादी नजरिए या असूल के साथ जुड़ी हुई है, वही पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। सबसे बुनियादी जो उम्मीद का पहलू है ना वो ये है। दूसरा बात है कि अब आया कि रियासत के जो इदारे हैं या अज्जा हैं जिसके ऊपर कहीं फॉर्म 47 के मुताबिक जो है कब्जा कर लिया गया है, उसकी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो अपनी तमाम तर ताकत, अपनी तमाम तर जबर, अपने तमाम तर जुल्म के बावजूद वो काम नहीं कर सके जो पिछले अदवार में वो 3-3 महीनों में कर लिया करते थे। भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसके अंदर कई ग्रुप बनाए, उस वक्त उन्होंने लाठी चार्ज किया, कोड़े मारे और सब कुछ कर करा के फांसी भी चढ़ा दिया भुट्टो साहब को। उनका वोट बैंक खत्म नहीं किया, उन्होंने 11 साल हुकूमत कर ली, वो वापस आ गए। साबिर शाकिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है। इस वक्त ये प्रॉब्लम यह है कि ये जो है कि ये इस वक्त जब इन्होंने वही काम किए जो इन्होंने 70 की दहाई में या 80 की दहाई में किए थे, और उस वक्त ये 10-10, 11-11 साल सरवाइव कर गए थे, इस दफा ये 10-10, 11-11 हफ्ते भी नहीं निकाल सके और अवाम इनके सामने खड़ी हो गई। जहां पे अवाम खड़ी थी, अवाम आज वहीं पे खड़ी है और दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। इस निजाम की सबसे बड़ी नाकामी यही है। इसीलिए इनके जितने भी अब स्टेप्स उठाए, आप देखें ना, आप इन्होंने मरहलावार, जैसे साबिर अभी कह रहे थे कि जी पहले इन्होंने एक जगह पे कब्जा किया, फिर पार्लियामान, फिर अदलिया, फिर आइन का नक्शा बदल दिया, मीडिया पे कब्जा कर लिया, हर चीज कर ली, लेकिन अवाम वहीं के वहीं खड़े हैं और इसके अंदर तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए अब इनको दुनिया के अंदर जाकर जगह जगह दरवाजों के ऊपर, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर इमरान ने कहा कि जी ये सजदे कर रहे हैं। अब ये टाइम, बेसिकली ये टाइम पास कर रहे हैं। ये निजाम जो है ये टाइम पास निजाम है, ये एक देर बाद सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। इसीलिए आप ये देख लें, पाकिस्तान में अभी तक जो है कि 10 महीने होने को हो चुके हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इनका तकिया है, जहां से सबसे ज्यादा ये ताकत ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाशिंगटन से हमें लिजिटिमेसी मिल जाए, वहां से हमें ताकत मिल जाए। अभी तक अमेरिका ने 10 महीने में पाकिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर नहीं किया, नाज़िमुल अमूर पर गुजारा किया जा रहा है। आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है कि वो निचली सतह पे है उनके साथ, इसलिए इनकी सबसे बड़ी नाकामी भी यही है। और ये जो 3 महीने 6 महीने का जो टाइम लेते हैं एक नया कोई कहानी घड़कर, वो कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरह से इमरान खान को उस सतह पे ले आए जिस सतह के ऊपर इससे पहले की जमातों के लीडर्स को ये लाए थे, और जिसकी वजह से लोग उन लीडरशिप से बदजन हुए हैं। इनका बुनियादी सिर्फ और सिर्फ एक टास्क अब ये रह गया है कि इमरान खान किसी तरह अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाए और हम ये कह सकें कि जनाब ये सारे के सारे देखें एक जैसे ही हैं, हम सिर्फ ठीक हैं, और अवाम के दिलों के अंदर वो जो एक असूल पसंदी, आइन पसंदी, कानून पसंदी या रियासत का जो कंसेप्ट बना हुआ है उसको हम किसी ना डैमेज कर सकें।
ये डरा नहीं सके, धमका नहीं सके, ये खौफ नहीं पैदा कर सके। लोगों के दिलों में रियासत के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत उतनी ज्यादा हो गई है, जज्बात के अंदर शिद्दत आ गई है, अपने जो तल्लक है उसके साथ जो है शिद्दत अब आ चुकी है। ये इनके लिए सबसे बड़ी जो है कि इस वक्त परेशान को बनी हुई है, जो इनकी नींदें भी जो हराम हुई हैं इसी वजह से हुई है। अब इनकी आखिरी कोशिश ये है कि उस हद तक चले जाओ कि इस उम्मीद को, इस ताकत के रिश्ते को कमजोर कर दें, ताकि हमारे ऊपर इन्हिसार जो है दोबारा से इन सब का आ जाए और फिर हम दोबारा से वही ताकत और वही मकाम हासिल कर लें। लेकिन वो ताकत और मकाम जो है कि वो अब वो नजरिया नहीं है, वो तरीका नहीं है, दुनिया बदल चुकी है ना। अब दुनिया के वो तौर तरीके नहीं है जो 70, 80, 90 की दहाई में थे। अब दुनिया के तौर तरीके और हैं। इनको ये समझने की जरूरत है। जिस दिन इनको ये समझ में आ गए और जिस दिन इनको ये समझ में आ जाएगी कि किसी भी रियासत का बुनियादी जुज़्व जो होता है वो वहां के अवाम होते हैं और जो हक के हुक्मरानी होता है वो अवाम का होता है, जो अमानत सौंपी जाती है वोट के जरिए किसी को, जिस दिन इनको ये समझ में आ जाएगी उस दिन पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पे वापस आ जाएगा, हर काम सीधा हो जाएगा। अब वो किस दिन इनको समझ में आता है, एहसास तो इनको हो चुका है, सिर्फ अब छोटी छोटी अनाएं और जिद्दें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन हमें हमारी अना और जिद जो है कि वो मुल्क से छोटी हो गई, अभी हमारी अना और जिद जो है वो मुल्क से बड़ी है, जिस दिन वो मुल्क से छोटी हो जाएगी उस दिन मुल्क वापस ट्रैक पे आ जाएगा।